नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। वैसे तो हर युद्ध का अंत बातचीत से होता है, लेकिन जब दुश्मन पाकिस्तान हो तो फिर ना तो किसी बातचीत पर यकीन किया जा सकता है और न ही किसी सीज फायर पर। दोनों देशों के बीच सीज फायर पर वैसे सहमति बन गई है, लेकिन पाकिस्तान के रिकॉर्ड को देखते हुए क्या ये कायम रह पाएगी, बड़ा सवाल है। जी हाँ, सीज फायर बरकरार, लेकिन क्या इससे बनेगी बात? पाकिस्तान पर क्या भरोसा किया जा सकता है? अब जरा सिलसिलेवार ढंग से हम ऑपरेशन सिंदूर को समझते हैं। ऑपरेशन सिंदूर यानी आतंक के खिलाफ भारत के सबसे निर्णायक और करारे प्रहार की बात। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने चुप्पी नहीं, चुनौती दी, और जब चुनौती का जवाब सामने आया तो वो था ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने आतंक के खिलाफ अपनी नीति को और सख्त और साफ कर दिया। अब सिर्फ पीओके तक सीमित नहीं थी भारत की नीति, बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके प्रमुख स्थानों पर हमला किया। इस ऑपरेशन में भारत ने 9 बड़े आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जिनमें बहावलपुर और पंजाब के गढ़ भी शामिल रहे। हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के 24 ठिकाने पूरी तरह तबाह किए गए। भारत की इस एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिनमें अबू जुंदाल जैसे खूंखार आतंकी भी शामिल रहे। सिर्फ आतंकी नहीं, बल्कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी निशाने पर रहे। भारी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया भारत ने। भारत की फायर पावर और रणनीति ने पाकिस्तान की कमजोर एयर डिफेंस को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। तो ये सारी चीजें होती रहीं और इसने पाकिस्तान को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया, और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की शरण में चला गया। और उसके बाद बातचीत, तमाम चीजों के बीच पूरी तरह से सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन उसमें भी हमें सीज फायर के उल्लंघन की तस्वीरें, खबरें सामने आती हुई नजर आई। लेकिन अब स्थितियां सामान्य हो चली हैं। जब स्थितियां सामान्य हो चली हैं तो सबसे पहले आम व्यक्ति की जिंदगी जिस सबसे ज्यादा प्रभावित थी, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसको जरा देखते हैं और श्रीनगर की ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाते हैं। यावत सफी हमारे सहयोगी ने यह रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर में ज़िंदगी सामान्य हो रही है और इस वक्त जो दृश्य है वो श्रीनगर के लाल चौक के है। ये देख सकते हैं आपके, ये जो मार्केट है, ये मार्केट कहीं ना कहीं पर जो है जब सीज फायर पहले हुआ था तो उसके बाद से जो है ये मार्केट अब पूरी तरीके से खुल रहा है। हालांकि पहले भी जो है मार्केट्स खुले थे, लेकिन ये चहल पहल देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि लोग जो है काफ़ी घबराए हुए थे। जिस तरीके से श्रीनगर में लगातार ड्रोन्स के ज़रिए हमले किए जाने की प्रयास किए जा रहे थे, उससे चलते जो है कहीं ना कहीं पे लोग भी डरे हुए थे। लेकिन सीज फायर के बाद आज दूसरे दिन आप देख सकते हैं कि श्रीनगर जो कि दृश्य है, इसी तरीके के दृश्य जो है कश्मीर घाटी के अन्य जिलों के भी है, और ख़ास तौर पर जो बॉर्डर लाइन एरियाज है जिनमें उड़ी, करना, कुपवारा है, वहाँ पर भी ज़िंदगी जो है सामान्य हो रही है और पटरी पे आ रही है। जम्मू की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिल रहे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पे जो है कल से विमान जो है वो उड़ान भरना शुरू कर देंगे, और स्कूल कॉलेज खोलने की जो प्रक्रिया है वो भी सरकार ने शुरू कर ली है। आज शाम से जो है उस पर डिसीजन लिया जाएगा कि कब से जो है ये स्कूल और कॉलेज जो है वो खोल दिए जाए। कुल मिलाकर अगर देखें तो हर एक प्रयास जारी है सरकार की तरफ से कि ज़िंदगी को जो है फिर से सामान्य किया जाए, और इसी के चलते जो है काफ़ी सारे प्रयास पहले भी देखने को मिल रहे थे। जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस भी दी जा रही थी कि जो अफेक्टेड एरियाज़ है उनमें रिलीफ और रिहैबिलिटेशन जो है वो की जाए, और इसी के चलते जिस तरीके से अब सीज फायर के चलते दोनों देशों में जो है एक कंसेंस बना हुआ है, उसी के चलते पूरी घाटी में जम्मू कश्मीर जो है वातावरण फिर से पटरी पर लौट रहा है। तो चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि जो अब तक नुकसान हुआ कारोबार को, लोगों के आम जीवन में जो उनकी रोजी रोटी को, वो धीरे धीरे पटरी पर आए और उसको मजबूती मिले। चलिए, इन सब के बीच में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस मुद्दे और जिस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं उसमें हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस पैनल को इंट्रोड्यूस करते हुए। हमारे साथ जाने माने फॉरेन एक्सपर्ट रोबिंदर सचदेव सर जो हैं जुड़े हुए हैं। रोबिंदर सर, थैंक यू सो मच, अपना कीमती समय आपने दिया। इसके साथ ही हमारे साथ
रिटायर्ड लेफ्टिनेंट मेजर जनरल विष्णु चतुर्वेदी सर भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। विष्णु सर, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। और जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और हमारी कार्यक्रमों के अक्सर शोभा बढ़ाने वाले सतीश के सिंह सर भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सतीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो सबसे पहले रविंदर सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। योर फर्स्ट रिएक्शन, मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके से इस पूरे सहमति को देखा जा रहा है। इसीलिए मैंने पहली जो तस्वीर दिखाई वो नॉर्मलसी की दिखाई कि कितना फर्क पड़ता है जब इस तरह की सहमति होती है या कोई चीज़ नॉर्मलसी की तरफ बढ़ती है आम व्यक्ति की रोजी रोटी पर। बट फिर भी इसे थोड़ा अगर हम बाकी पहलुओं से देखें तो आपका नजरिया सर। थैंक यू सो मच, प्लेजर आपके साथ एंड चतुर्वेदी सर एंड योर कोलीग सतीश जी, एमिनेंट। देखिए, मेरा टेक ये है और जहां से आपने करा है मैं वहीं से आगे चलाता हूं। आपने कहा कि सामान्य जिंदगी आज नॉर्मल आ रही है इत्यादि, राइट। मेरा मानना यह है कि हमें एंड गोल क्या है हमारा। क्या हम पाकिस्तान को पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, हरा करके, जंग करके वहां हम रूल करना चाहते हैं? हम क्या करना चाहते हैं? मेरे विचार से हमारा एंड गोल ये होना चाहिए कि पाकिस्तान सीख जाए जियो और जीने दो। पाकिस्तान शुड लर्न टू लिव एंड लेट लिव। वो अपने काम से काम रखे, हम काम करें। हमारे काम में किसी भी एस्पेक्ट में दखल अंदाजी ना करे। जियो और जीने दो, जो तुम्हें करना है करो, बट हमें जीने दो। अगर हमें नहीं जीने दोगे तो, वरना फिर तो हमारे जनरल्स जैसे लीडर्स एंड मिलिट्री सोल्जर्स हैं। तो एंड गेम मेरे विचार से वो है कि पाकिस्तान लर्न टू, सीखो जियो और जीने दो। वन, नाउ वर्किंग बैकवर्ड्स। सेकेंडली, ये जो सीज फायर तो शायद सब नहीं कहा जा रहा है अरेंजमेंट है फिलहाल की, अंडरस्टैंडिंग है, सॉरी, कि हम और आप फायर नहीं करेंगे और अभी रोकते हैं फायरिंग का। तो मेरे विचार से ये ठीक डिसीजन है, बिल्कुल ठीक डिसीजन। हमने पाकिस्तान को काफी अच्छा सबक सिखा दिया है, काफी पनिशमेंट दे दी है। हमने अब की बार आतंकियों को ही नहीं, आतंकियों को खूब सारों को मारा है उनके हेडक्वार्टर्स में। उसके अलावा हमने पाकिस्तान आर्मी को पहली बार मारा है, राइट, डायरेक्ट हिट करी है और जाके पंजाब में अंदर पूरे रावलपिंडी में कहना पते। तो हमने अच्छी खासी हिट करी है पाकिस्तान को बहुत। और पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं कर पाया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, मैं तो कहूंगा सुपरस्टार निकला है इस वॉर का। मेरा ये मानना है कि जैसे इराक वॉर 1 में स्कड मिसाइल बन गए थे, बिक्री इतनी हुई, बड़े इफेक्टिव हैं बेरफ्तार ड्रोन्स यूक्रेन वॉर में। इस कॉन्फ्लिक्ट में एक तो हमारे ब्रह्मोस जो कि ऑफेंसिव मिसाइल्स जो हमने मारे पाकिस्तान को, वो बहुत इफेक्टिव रहे। आपने देखा कितना लंबा टाइम हमारे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे डीजीएमओ इत्यादि उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस की, हमारे एयर मार्शल्स। बट ब्रह्मोस ऑलरेडी नोन है दुनिया में काफी हद तक और हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरे विचार से हमें अब अपनी एयर डिफेंस का जो इंडिजिनस पार्ट है, हमारे कई इंपोर्टेड भी हम यूज करते हैं इजरायली वगैरह, बट जो हमारे अपने बने बनाए हैं मेड इन इंडिया, जैसे आकाश है, एमआरसैम, क्यूआरसैम, इनमें से किसी एक को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये सबसे अच्छा चला और उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए और दुनिया में इसकी एक्सपोर्ट मार्केट हमें बड़ी अच्छी मिलेगी, राइट। सो दैट्स द एयर डिफेंस पार्ट। नाउ यस, तो सीज फायर आई थिंक बहुत सही है। देखिए, हमें ये भी देखना है लॉन्ग टर्म में हमारा मतलब कंपटीशन ओब्लिक एनिमी कौन है? वो चाइना है, राइट। पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक तरह से बैंकरप्ट है। तो ये बहुत अहम बात है और शायद इस वक्त की जरूरत और जो जवाब देना था, जिस तरीके से भारत को जवाब देना था, वो दिया गया। मेजर चतुर्वेदी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस समय आर्मी का जो मोराल है, एक नैरेटिव ये भी है कि जिस तरह का मोराल रहा है वो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान को बैकफुट पर ले जाने के लिए बहुत काफी था।
क्या यहां से आगे जाने की जरूरत थी, या आपको भी लगता है कि ठीक है, ये स्थितियां कहीं ना कहीं किसी इकॉनमी के लिए भी या देश की सेनाओं के लिए भी अगर कहीं से कोई पॉज आता है तो प्रिपेयरनेस के लिए और बेहतर हो जाती है? प्रशांत, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि हमारी सशस्त्र सेनाओं का जो मनोबल है, जो मोराल है, वो सदैव बहुत ऊपर रहता है और राष्ट्र के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं और अपना सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र के नागरिकों की रक्षा के लिए करने के लिए सदैव तैयार है। आपने जो दूसरा कि क्या ये सीज फायर हमारे सशस्त्र सेनाओं के मनोबल के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है कि नहीं, मैं समझता हूं कि हमारी सशस्त्र सेनाएं बहुत प्रोफेशनल हैं और वो जो भी राष्ट्र का पॉलिटिकल लीडरशिप, जो नेतृत्व राष्ट्र हित में निर्णय लेता है, उससे सदैव प्रसन्न रहती हैं और उसके ही तहत काम करती हैं। सशस्त्र सेनाओं वैसे तो सदैव वो ऑफेंसिव स्पिरिट ज्यादा होती है, लेकिन जब हमने परसों देखा कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे, पाकिस्तान की एयरफील्ड्स पे बहुत बुरी तरह से हमारे मिसाइल्स ने, हमारे बाकी वेपन सिस्टम ने बहुत तगड़ा हमला किया था, उनको ऑलमोस्ट नेस्त नाबूद कर दिया था। अच्छी अच्छी एयरफील्ड जो कि कभी पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा कि 11 एयरफील्ड एक साथ हमने बर्बाद की। उसके अलावा जो रडार स्टेशन, एयर डिफेंस सिस्टम और एक थ्रेट इन बीइंग हमारा नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी में, जो लगातार उनकी हर चीज की निगरानी रख रहा था और वहां से किसी को हिलने नहीं दे रहा था। इसके अलावा उनकी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को भी थ्रेट थी। तो ये सब चीजें, और आर्मी की आर्टिलरी ने, तोपखाने ने जो JNK में जिस तरह से इनको इतना नुकसान पहुंचाया है, जो कल GMO साहब ने बताया भी था कि 35 से 40 तो उसमें हताहत हुए हैं। और उसके अलावा जो उनके गन्स, वेपन सिस्टम वगैरह पे जो फायर हुआ है, उसमें इतना नुकसान पहुंचा होगा, वो आंकलन तो बाद में ही हो पाएगा। तो उसके बावजूद जब एज आर्मी मैन मैं कहता हूं कि जब हम देखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, लक्ष्य हमारे विदेश सचिव ने पहले दिन निर्धारित कर दिया था कि हमने जो ये 22 अप्रैल की घटना है, उसके रिस्पांस में इन 9 टेररिस्ट कैंप को बर्बाद किया है, टेररिस्ट को बर्बाद किया है। और इसके अलावा ना तो हमने किसी मिलिट्री टारगेट को इंगेज किया, ना किसी सिविलियन टारगेट को। ये एक प्रोफेशनल आर्मी की एक उदाहरण है, विश्व में उदाहरण। तब वो बिल्कुल क्लियर था कि अगर वो लेसन सही जगह मिल गया है तो हमने उसके आगे इसको बढ़ाना नहीं था। पाकिस्तान ने 7 की रात में एक ड्रोन अटैक किया और थोड़ा मिसाइल अटैक वगैरह किए, जो कि सब नाकाम रहे। हमारा एयर तो डिफेंस वेपन कड़ा सिस्टम संदेश दिया गया है, लेकिन सवाल उठता है, सतीश सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि ठीक है, हर युद्ध या हर टकराव जो है वो बातचीत से ही उसका रास्ता निकलता है। लेकिन जब सामने पाकिस्तान हो, जिसका रिकॉर्ड ही गैर भरोसेमंद होने का ऐसा है कि वो शायद हमने अगले दिन भी देखा, तो फिर इस सीज फायर के मायने और पाकिस्तान पर ये जो अभी वाली स्थितियां हैं, जहां पर लगातार सेना कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये बस एक एडजस्टमेंट है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो कब तक भरोसा किया जाए पाकिस्तान में? देखिए, आज मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश का। उससे हमें एक पत्रकार के रूप में समझ में आएगी, चीजें पकड़ूंगा, क्या बोलते हैं, उसके मीनिंग क्या है। अब तक जो हमारे फौजों ने किया है उसके लिए सबका सलूट है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। पाकिस्तान भीतर तक चिथड़ा हो गया,
सारी चीजें उसकी खुल गई, जो पहले कभी नहीं हुई वो इस बार हुआ है कि आतंकवादियों के ठिकानों को भी मारा गया, और जब उसने दुस्साहस करने की कोशिश की तो एकदम रावलपिंडी तक हमारी फौजों ने हमला किया, मतलब एयर स्ट्राइक्स। तो ये एक बड़ी चीज है। मैं आपने भरोसे की बात पूछी है, मुझे ये लगता है कि उसके ऊपर यकीन तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ चाइना नाम का और टर्की नाम का दो जंतु भी, वो भी एक्सपोज हुआ है इस बार। आज ही तो खबर दी गई कि पीएल उनका चाइना का एक कौन सा सिस्टम है वो, उसको भारतीय फौजों ने उड़ा दिया, और टर्की का तो ड्रोन चल रहा था, सोंगर वगैरह क्या क्या नाम, जो भी है। मैं एक बात की ओर इशारा करना चाहता हूं, और वो मेरे ख्याल से वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं करीब 30-35 साल से ये सारी चीजें देख रहा हूं। ये पहली बार फैसिलिटेट के जगह जो एक मेडिएट शब्द आ गया है अमेरिका की तरफ से, ये मुझे चिंता मुझे लगती है। ये मेडिएट कहां से? चौधरी साहब ने ऐसे मीडिएशन की बात कह दी। भारत से पहले उन्होंने ये सीज फायर सो कॉल्ड का ऐलान किया और कहा कि ये माने न्यूट्रल जगह पे दोनों में बातचीत होगी। ये मुझे पसंद नहीं है, और शिमला एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि दोनों मुल्कों की जो बातें हैं वो सामने आमने दोनों पक्ष में ही होगी, बाइलैटरल होगी। जबकि उसमें ये भी कहा गया अमेरिकी पोस्ट में कि भाई ब्रॉड इश्यूज पे बात होगी। वो ब्रॉड इश्यूज क्या है, आज प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो मैं उसका इंतजार, इसीलिए मैंने कहा कि कर रहा हूं। अच्छा, एक बात और मैं कह देना चाहता हूं। देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, अभी तो एक समझिए कि एक टेम्पोररी सीज फायर सो कॉल्ड है, मतलब हम उसको कहेंगे कि बंदूकें और ये सब नहीं चल रही है। लेकिन जैसा डीजीएमओ की तरफ से, तीनों डीजीएमओ की तरफ से कल से आज तक आ जा रहा है कि भाई हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं, कहीं कोई दुस्साहस हुई उसका जवाब देंगे। मुझे लगता है इस जाड़े में, विंटर में और हमें सतर्क रहना होगा। कुछ एक मान लीजिए कि एक कमी रहती है या कुछ हमें नए थ्रेट आए होंगे, उसकी तैयारी तात्कालिक रूप से करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सामने दो फ्रंट है। हमें नहीं समझना चाहिए कि खाली पाकिस्तान का फ्रंट है, ये चाइना का भी बड़ा फ्रंट, और वो सब खेल करने में बड़ा माहिर है। अब देखिए वो तुर्की भी। तो इसलिए मेरे को लगता है कि अभी उन चीजों का जायजा लेना, और ये तो एकदम क्लियर है कि जब हमने जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म कहा है और हमने ये कहा कि एक्ट ऑफ वार होगा अगर कोई ऐसी चीजें हुई, तो हमें लगता है कि आज बातचीत क्या होती है, क्या डीजीएमओ की बात होती है, उसके बाद क्या डेवलपमेंट होता है, उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन टोटल प्रिपेयर्डनेस के साथ पूरी तरह से हर वक्त तैयार रहने की जरूरत है, और जो हम हैं भी। और इससे जुड़ा एक सवाल मेरा चतुर्वेदी सर रहेगा, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन रविंदर सर, भारत किसी भी जब दो देशों के बीच तनाव होता है, वो चाहे चीन ही क्यों ना हो, पाकिस्तान ही क्यों ना हो, किसी भी तरह के मीडिएशन को हमेशा से खारिज करता रहा है। इस बार ऐसा क्या बदल गया? क्या ऐसी स्थितियां हैं खासतौर पे रिश्तों में या ट्रेड या बाकी हर पहलू से कि इस तरह की स्थितियां आई? और एक चीज और जो मैंने नोटिस की कि इस पे भारत बहुत गर्मजोशी से रिएक्ट नहीं कर रहा है। मतलब अमेरिका बार बार ट्रम्प ट्वीट कर रहे हों, उनके ऑफिशियल्स बार बार इसमें दखल दे रहे हों, लेकिन इस पे भारत का रिएक्शन बहुत वार्म नहीं है। थैंक यू। भारत का रिएक्शन मेरे ख्याल से कॉशियस है एंड प्रोफेशनल है। ओके, जहां तक बात रही मीडिएशन की, और सभी लिंक कर लेते हैं। आई थिंक इस एज में डिप्लोमेसी के तरीके बदल गए हैं पहले वक्तों के हिसाब से, दैट इज वन। लीडर्स ज्यादा टच में रहते हैं एक दूसरे से। मल्टीपल इश्यूज चल रही है दुनिया में। यूक्रेन को लेके हम अमेरिका से बात करते हैं, ओके, अमेरिका हमसे यूक्रेन के बारे में बात करता है। हम गाजा के बारे में इजराइल से बात करते हैं।
हम गाजा के बारे में अमेरिका से, रशिया से भी बात करते हैं और रशिया हमसे करता है। पॉइंट इज कि वर्ल्ड लीडर्स इस समय बहुत एंगेज चल रहे हैं। वन, तो ऑब्वियसली जब भी किसी रीजन में कोई हॉटस्पॉट जनरेट होता है तो उसकी बातें तो होंगी, ये तो नहीं होगा कि आप फोन उठाएंगे ही नहीं। ओके, और खासकर उन पार्टनर्स के साथ जो आपके अच्छे पार्टनर्स हैं, आप फोन उठाएंगे। या कोई और टॉपिक पे कोई और मीटिंग होगी, किसी और कारण कोई समिट हो रही होगी, वहां पे आपका फॉरेन मिनिस्टर होगा, वो मिलेंगे साइडलाइंस में, तो ये भी मुद्दा आएगा। सो व्हाट आई मीन टू से इज, ये मुझे एक अलग टाइप की इंटरेक्शन दिखती है। और मीडिएशन की जहां तक बात है, देखिए मीडिएशन को आप अलग अलग रूप से कर सकते हैं ना। मीडिएशन हम ये भी कह सकते हैं पोस्टमैन है, और बाय द वे हमें पोस्टमैन चाहिए और होता है, पाकिस्तान को भी चाहिए और होता है, क्योंकि जब दो देश, जैसे हम न्यूक्लियर में आ गए थे आमने सामने, बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशंस होने के चांस होते हैं। ऐसी स्टेजेस, इस हीट में अगर ऐसी स्टेज बन जाती है तो दुनिया में जनरली ऑलवेज बैक चैनल्स पोस्टमैन का रोल प्ले करती हैं, या फिर मीडिएशन का, या फिर एक को दबाओ दूसरे को लाओ। तो ये रेंज है इस तरह की। तो अव्वल तो पोस्टमैन मैसेज हमें कन्वे करने की, ऐसा जरूरत मत करना, इस तरह के हम मैसेज दे सकते हैं, राइट। तो उसको मैं मीडिएशन, हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं, राइट। अब ये कहेंगे कि मैं बाल की खाल निकाल रहा हूं, बट द पॉइंट इसकी चीजें इतनी नुआंस्ड हो गई है ना डिप्लोमेसी में, उनको नहीं देखा जा सकता। नाउ ट्रम्प लास्टली, साथ हर दौर के साथ वो जेस्चर और रणनीति बदलती रहती है। चतुर्वेदी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह सतीश सर कह रहे थे कि सतर्क रहना चाहिए, आपको चिंताएं कहां दिखती हैं? एक तो मैं जो सबसे ज्यादा जिसको पहले भी होता रहा है कि इस तरह के जब टकराव होते हैं तो उसका घुसपैठ में भी फायदा उठाया जाता है, और वहां पे भी हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान को 1 मिनट नहीं लगेगा किसी भी घुसपैठ को खारिज करने में या बाकी चीजों में। प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा, और जैसा सतीश जी बोल रहे हैं, उन्होंने, आई एग्री विद हिम। भारतीय सशस्त्र सेनाओं को बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है, और वो है भी। ये दिस इज पार्ट ऑफ द बैटल प्रोसीजर। हमारा जब इस तरह की फायरिंग होती है या कहीं पे ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है, तो हमारा पूरा जो फ्रंट है वो पूरा अलर्ट हो जाता है, सावधान हो जाता है, वो पूरा देखता है अच्छी तरह से। और आज जो एलसी का सेक्टर है, जहां से अधिकतर इन्फिल्ट्रेशन होता है, उसमें काफी सर्विलेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है। उसके बावजूद भी, क्योंकि टेरेन ऐसी है कि हर जगह वो सिस्टम नहीं है, बीच में से कहीं पे खाइयां हैं, कहीं पे ऊपर खबड़ है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे नदी है, इस तरह की चीजें जब देखते हैं तो उस वहां से हो जाते हैं। लेकिन वो सब एरिया आइडेंटिफाइड हैं और अच्छी तरह से डोमिनेट किए जाते हैं। इसके अलावा जो आज प्रेजेंट सिचुएशन है, जैसा कि आपने परसों शाम को जब सीज फायर का निर्णय लिया गया था, उसके बाद भी आपने देखा कि पाकिस्तान ने विद इन 3 आवर्स अपने ड्रोन्स और कुछ और भी मिसाइल सिस्टम डालने की कोशिश की, सब बर्बाद किए गए। लेकिन एक ऐसा पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसपे बिल्कुल भी आप विश्वास नहीं कर सकते। अनट्रस्टवर्दी नेवर है, अनट्रस्टवर्दी सोल्जर्स हैं, रोग आर्मी है, जो किसी की कभी कभी बिल्कुल बिल्कुल, और ये अलर्टनेस बहुत आवश्यक है, बहुत समझना होगा। मेरे पास समय कम है। सतीश सर के पास एक आखिरी सवाल के साथ मैं जाना चाहूंगा। सतीश सर, अब जाहिर सी बात है, यहां से जिन लक्ष्यों की बात की जा रही है वो तो सेना सरकार अपने उससे स्पष्ट करेगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जो परेशानी है या कंसर्न है वो अभी की स्थितियों में क्या है? क्योंकि देखिए, तमाम बॉर्डर्स जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने ड्रोन के जरिए वहां पर हमले किए, तमाम चीजें की, वो भी अब हमको बताता है कि हमें अब कई फ्रंट पे तैयारी करनी है। बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा, और मैंने कहा कि उसके एलिफेंट इन द रूम अंग्रेजी में कहा जाता है ना, वो है चाइना। चाइना है, उसको तो कुछ सूझता ही नहीं है कि वो पाकिस्तान वाले क्या गलत करते हैं, लेकिन उनको सीख मिली होगी। पाकिस्तान को भी समझ में आया होगा कि इस बार वो करगिल वाली स्थिति नहीं है कि वहां घुसपैठ करके बैठ गए थे और 1.5 महीना पता लगा। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि करगिल में घुसपैठ की
देश के चैनल में पहली खबर मैंने दी थी, आपको ये बता देता हूं। तो मेरा ये कहना है कि हमें ये अब देखना है कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय दोस्त कौन है। अमेरिका है तो है, लेकिन वो पंचायती ना करे, मीडिएट ना करे। बातचीत तो होती रहती है, हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, बातचीत तो सब लोग एक दूसरे से करते हैं, लेकिन मीडिएशन सब पे आपत्ति है। लेकिन अपने दोस्त थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे, मजबूत करने पड़ेंगे। मुझे समझ में नहीं आया कि ये भूखे नंगे देश को, टेररिस्ट देश को, ये आईएमएफ से पैसा कैसे मिल गया, फिर से मिल गया। और टाइमिंग मतलब बम बारूद फिर खरीदो, आतंकियों को दो। ये जो चिंताएं हैं, हमको मल्टी प्रोन्ड स्ट्रेटजी पे, हर बिल्कुल। फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। और ये बहुत और इन जरूरी है। सारी चीजों की टाइमिंग बहुत बड़ी कहीं ना कहीं इसको भी अब देखना होगा, इसको भी इवेल्युएट करना होगा। मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन बड़ी अच्छी चर्चा रही। सतीश सर, रविंदर सर, इसके साथ ही विष्णु सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से इंफॉर्मेटिव चर्चाएं हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि हर पहलू को एक विश्लेषण भरे नजरिए से देखें, किसी शोर के बगैर हम बेहतर तरीके से आपके सामने एक नजरिया रखें कि आखिर स्थितियां क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं। एक चीज निचोड़ यही है कि भारत पूरी तरह तैयार है किसी भी तरह का जवाब देने के लिए। भारत की सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह अलर्ट हैं, और इस बार अगर पाकिस्तान ने धोखा किया तो जवाब ऐसा मिलेगा कि उसे हमेशा याद रहेगा। चलिए, इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।